हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कौन सा क्लास 8 चैप्टर 4 हिस्ट्री का है ना। क्या है टॉपिक? ट्राइबल दीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। अब देखो, आपने इससे पहले वाली क्लास में भी ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा हुआ है कुछ कुछ, लेकिन मैं फिर से उसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ट्राइबल्स वो लोग थे मेनली, और आज भी होते हैं, जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, है ना, और वहीं अपने जीवन को पूरा सरवाइव करते हैं। आज भी बहुत सारी ट्राइब्स आप जानते होंगे ना, सरवाइव करती है फॉरेस्ट में ही। वो लोग वहीं रहते हैं, वहीं एग्रीकल्चर भी करते हैं, वहीं जानवर मार के भी खाते हैं, और वहीं पे पेड़ों से फल के या फिर खेती करके, है ना, चीजों को खाते हैं, वहीं रहते हैं, अपना जीवन वहीं मस्त से जी रहे हैं। लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, कुछ एक फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो मार्केट में चाहिए होते हैं, वो लाके भी बेच करके वो पैसा कमाते हैं, फिर मार्केट से सामान ले जाके वापस वहां पे अपनी लाइफ में जीते हैं। लेकिन बेसिकली वो रहते कहाँ? अपने फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। तो ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं? ट्राइबल्स बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है। तो ऐसे ही 1895 में अ, बिरसा मुंडा करके एक बंदे थे। ठीक है, उनका नाम बिरसा था, वो मुंडा ट्राइब के थे। ठीक, बहुत सारी ट्राइब्स हैं जैसे मैंने बताया आपको। तो तो वो लोग क्या करते थे, बिरसा जी क्या करते थे कि झारखंड का एक एरिया है, छोटा नागपुर, है ना, वहां वो घूमा करते थे, और घूम घूम करके लोगों में अपना प्रचार करते थे। तो वहां के लोग ना उनको भगवान की तरह मानते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो किसी भी तरीके की डिजीज को क्योर कर सकते थे, ग्रेन को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, उनको ऐसे माना जाता था, उनको तो भगवान डिक्लेयर कर रखा था वहां के लोगों ने, है ना। और वो कह रहे थे कि, और उन्होंने ये भी नारा दे रखा था, वो घूम घूम के किस चीज का प्रचार कर रहे थे, वो लोगों को, मतलब वो कह रहे थे लोगों को कि आप उठो, जागो, है ना, और जो स्लेवरी कर रहे हो, है ना, गुलामी कर रहे हो दीकूज की। दीकूज मतलब आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स कौन थे उनके लिए? जो भी जंगल के बाहर का आ रहा है वहां, है ना, जो जंगल के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वो उनके लिए आउटसाइडर हो गया। इसमें लोकल्स भी थे, है ना, हिंदूज वगैरह सब थे, इंडियन जो थे, और प्लस फॉरेनर्स तो ऑब्वियसली। बट इंडियंस के साथ उनका उतना ज्यादा था नहीं पहले, क्योंकि इंडियंस तो पहले भी रह रहे थे यहाँ पे, है ना। विलेजेस जो जंगल के बाहर रहते थे, विलेजेस, उनके साथ तो वो पहले भी से भी व्यापार कर रहे थे, ट्राइबल लोग। लेकिन मेनली ये जो मूवमेंट वो चला रहे थे, वो होते कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। तो उनके हजारों फॉलोअर्स थे, और उनको भगवान की तरह माना जाता था। ठीक। और सिर्फ मुंडाज ही उनको फॉलोअर्स नहीं थे, उनके फॉलोअर्स संथल्स और ओरान्स भी थे। संथल और ओरान भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो आपको झारखंड के एरिया में की तरफ में दिखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये क्यों कर रहे थे? क्या कारण था इनका कि ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी, है, कि लोगों को इनकी बातें सुननी पड़ रही थी, और लोग तैयार हो गए थे, इनकी बातों को मानने को तैयार हो गए थे कि हाँ, हम करेंगे। और ब्रिटिशर्स ऐसा क्या कर रहे थे कि ट्राइबल लोगों की लाइफ को कैसे वो अफेक्ट कर रहे थे, क्या क्या चीजें कर रहे थे? तो हम इस बारे में पूरा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, ट्राइबल सोसाइटी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स की सोसाइटी, जो मतलब ब्राह्मणिकल सोसाइटी, जैसे कि हमारे अपनी सोसाइटी है ना, हिंदूज की कैसे सोसाइटी है? स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है। और स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी में क्या है, आपके पहले तो कास्ट सिस्टम है ना, बहुत सारा कास्ट सिस्टम है। तो उसकी वजह से सोशल डिवीजन है ना, सोशल डिवीजन भी अलग अलग है, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, है ना। तो ये सोशल डिवीजन कहलाते हैं। तो ऐसे ही उनके वहां भी डिवीजन है, था, रहता है अभी भी, ट्राइबल्स के बीच में भी डिवीजन रहता है। ठीक है। वो वहां पे ऐसा नहीं है कि डिवीजन नहीं है। इवन सोशल डिवीजन के साथ साथ इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी होते हैं, है ना। जैसे हमारे बीच में भी है ना, कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है, कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है, तो वो ट्राइब्स में भी होता है सेम। हाउ डू ट्राइबल्स ग्रुप लिव्स? आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्राइबल्स रहते कैसे हैं जंगल में। तो देखो, मैंने बताया था कुछ लोग कल्टीवेशन करते हैं। तो जो वो कल्टीवेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? झूम कल्टीवेशन कहते हैं। झूम कल्टीवेशन क्या होता था? झूम कल्टीवेशन होता है जब आप एक जगह पे, वो क्या करते थे, जंगल होता है, जंगल को काटते हैं। ठीक। काटने के बाद फिर उसको आ, कुछ एक जो नीचे वेजिटेशन होती है उसमें आग लगाते हैं, है? आग लगाने के बाद फिर वो क्या करते हैं, उस आग
जो ऐश होती है उसको फैला देते हैं मिट्टी में, क्योंकि उस ऐश में बहुत ज़्यादा पोटैश होता है, ठीक है, जो फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की, ठीक। फिर वो उसको क्या करते हैं, वो लोग क्या करते थे, सीड्स को ऐसे ही स्प्रेड कर देते थे। वो कहीं भी प्लो वगैरह का यूज़ नहीं करते थे, है ना? सो वो नहीं करते हैं सीड को। जैसे आप खेती करने जाते हो तो क्या करते हो, पहले हल चलाते हो, फिर उसमें बीज को बोते हो, है ना? सोइंग करते हो। लेकिन ये लोग क्या करते थे, डायरेक्टली ऊपर से स्कैटर कर देते थे, और धीरे-धीरे जब वो क्रॉप रेडी हो जाती थी, फिर उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको हार्वेस्ट करते थे, है ना? और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते थे, इस फील्ड को यूज़ नहीं करते हैं, कई सालों तक यूज़ नहीं करेंगे इस फील्ड को जहाँ पे अभी उन्होंने प्रोडक्शन लिया था। इसको कई सालों के लिए फैलो छोड़ देंगे। फैलो मतलब हिंदी में बोलते हैं परती छोड़ देना, ठीक है? ऐसा किस लिए किया जाता है, ताकि वो जब आप उसमें प्लांट लगाते हो सॉइल में, तो वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के खींच लेती है ना, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह। तो उसको फिर से रिचार्ज करने के लिए टाइम लगता है, अब नेचुरली अपने आप, है ना? तो इस चलते उसको छोड़ दिया जाता था काफ़ी टाइम के लिए। अब वो दूसरे एरिया चले जाते थे, फिर दूसरे एरिया में भी सेम प्रैक्टिस करते थे। तो ये जो आपकी क्या है, मूविंग कल्टीवेशन है ना, वन प्लेस टू अदर प्लेस जा जाके, उसको झूम कल्टीवेशन कहते थे, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह जाके करना, ठीक। और ऐसा कहाँ कहाँ होता था, आपके हिली एरियाज में, है ना, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में, सेंट्रल इंडिया में, हर जगह होते थे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, इसको झूम कह रहे हैं हम। कुछ लोग कल्टीवेशन कर रहे थे, फिर कुछ लोग और क्या करते थे, हंटर एंड गैदरर्स भी थे। बहुत सारे लोग हंटिंग और गैदरिंग प्रेफर करते थे। अब जैसे आप देख लो, कुछ कम्युनिटीज है जैसे खोंड वगैरह, है ना, वो फॉरेस्ट में काफी टाइम से रह रही है उड़ीसा के, ठीक। वो हंटिंग करती हैं, और साथ ही साथ आपका फूड भी गैदर करती हैं प्लांट फॉरेस्ट से, है ना। अब आप बोलोगे कि जैसे हम सनफ्लावर ऑयल वगैरह खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं, तो वो लोग कौन से ऑयल खाते हैं, वो ऑयल यूज करते थे सीड्स ऑफ साल एंड महुआ का, ठीक है। उसके उससे जो उन सीड्स से जो ऑयल निकलता था उसको वो यूज करते थे। फिर वहाँ बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स और शर्ब्स रहती हैं, वो अपने अपना यूज करते थे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। फिर कुछ एक जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होती हैं चीजें, वो मार्केट में बिकने को भी आती थी, है ना। तो ये लोग उसको बेचते भी थे। फॉर एग्जाम्पल, खून सप्लाई करते थे आपका कुसुम और पलाश के फ्लावर। अब कुसुम और पलाश के फ्लावर किस चीज के लिए यूज होते थे उस जमाने में, क्लोथ्स को कलरिंग करने के लिए, लेदर कलरिंग करने के लिए, ठीक है, तब केमिकल डाइज नहीं होती थी, तो वो ऐसे करते थे। अब देखो आप, ये पूरे इंडिया में, हर जगह पूरे इंडिया में आज भी बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं अलग अलग, है ना। अब देखो, साथ ही साथ लोग क्या करने लग गए, लोग अपना सामान तो बेचते ही थे, लेकिन कई लोग जो थे ना, इनमें से ट्राइबल ग्रुप्स के लोग, ये लोग काम भी करने लग गए बाहर निकल के गांव वगैरह में, है ना। छोटा मोटा काम चालू कर दिया कुछ लोग, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए, है ना, रोड बिल्डिंग के काम में, या फिर गांव में कोई छोटा मोटा काम हो, खेती वेती का, पेजेंट का, फार्मिंग का, है ना, उसमें लग गए, ठीक। अब जैसे जैसे, क्योंकि ट्राइबल की भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, है ना, उतना सप्लाई नहीं था अंदर में फूड का, तो वो लोग भी बाहर आने लग गए, है ना। फूड का सप्लाई इन द सेंस कि आपको वहाँ तो फॉरेस्ट दबा के था, लेकिन आप आगे थोड़ा सा पढ़ोगे कि ब्रिटिशर्स उन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग गए थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने लग गए थे, तो उनको मजबूरी में बेचारों को बाहर आकर के काम करना पड़ने लग गया, ठीक। तो वो जगह जगह जा जा के काम करते थे, छोटा मोटा जो भी काम हो सकता था वो करते थे, है ना, मेहनत का जो भी काम कर सकते हैं वो सारा वो करते थे एज अ लेबर, ठीक। लेकिन इन्हीं में से बायगाज लोग थे जो सेंट्रल इंडिया में, ये देख लो यहाँ पे बायगाज, मध्य प्रदेश में बायगाज लोग नहीं काम करना चाहते थे, ठीक है। वो सोचते थे कि ये छोटा मोटा काम करना हमारी डिग्निटी के खिलाफ है, तो वो कहते थे हम तो नहीं करेंगे ये काम, ठीक। हम्म। अब देखो, ट्राइबल लोग का बेचारों का फायदा किन्होंने उठाया, ट्रेडर्स ने और मनी लेंडर्स ने भी कहीं ना कहीं बहुत उठाया। वो क्या करते थे, इनको दे देते थे थोड़ा मोड़ा पैसा, ठीक है, एडवांस में। ट्रेडर्स तो कैसे करते थे कि इनसे लेते थे सस्ता में माल, और मार्केट में लाके बेच देते खूब में प्रॉफिट में। आगे चल के आप पढ़ोगे कि कुकुन्स को लेते थे, सिल्क आप जानते हो ना, सिल्क कैसे बनता है, सिल्क के कुकुन से बनता है ना। तो वो कुकुन कौन पालते थे, ट्राइबल लोग पाला करते थे।
तो ये क्या करते थे, उनको 4 रुपए 5 रुपए दिया और 1000 कुकुन ले लिया, ठीक है, और फिर मार्केट में आकर के बेच देते थे उसको 5 गुना रेट पे, ठीक। तो ट्राइबल्स को इस तरीके से ये लोग ठग रहे थे। और मनी लेंडर क्या करते थे, मनी लेंडर, अब देखो, अब कहीं भी जाओगे तो काम कर, उनको पैसों की तो जरूरत चाहिए थी ना। तो मनी लेंडर क्या करते थे, इनको कुछ कुछ पैसा देते रहते थे कि हाँ तुम ले लो, लोन ले लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो चाहते ही थे मनी लेंडिंग वाले, तो है ना, आज भी चाहते हैं ना, बैंक चाहता है ना हमेशा आप उससे लोन ले लो, लोन ले लो, ताकि उसको इंटरेस्ट मिलता रहे, मजा आ जाए। तो तो उसी तरीके से मनी लेंडर भी होते थे उस जमाने में बहुत ज्यादा। तो वो ट्राइबल्स को लोन दे देते थे बड़े आराम से। तो बेचारे ट्राइबल शुरू शुरू में बेचारे गांव के लोग, उनको तो समझ आता नहीं था, तो वो ले भी लेते थे उनसे। लेकिन वो इतना ज्यादा उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे कि बेचारे, मतलब ट्राइबल्स एक बार इसमें फंस गए तो वो, मतलब गरीबी के चक्कर में फंस जाते थे। तो इस चलते उन लोगों ने ना, ट्राइबल्स ने देखा कि मेरे मार्केट और कॉमर्स का सिस्टम है, ये उनको गरीबी में ढकेलता है। तो ये उनको, आउटसाइडर्स को कहीं ना कहीं ऐसा इविल देखने लग गए, ठीक। अब और कौन थे, कुछ एक हर्ड्स एनिमल्स को पालते थे, ठीक है। बहुत सारे ट्राइब्स एनिमल पालती थी, है ना। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ, वन गुर्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स, है ना, ये लोग पालते थे। लवाड़ीज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये लोग कैटल को हर्ड करते थे, है ना। ऐसे ही गड्डीज ऑफ कुल्लू शिप को हर्ड करते थे। बकरावाल्स ऑफ कश्मीर गोट्स को रियर करते थे, है ना। तो ये लोग पैस्टोरलिस्ट लाइफ को जी रहे थे, कुछ एक इनमें से जो आपके ट्राइबल ग्रुप था, ठीक। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, अब इनमें से कुछ लोग तो सेटल्ड भी हो गए, कल्टीवेशन सेटल हो गए, एक ही जगह पे करने लगे। अब ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के आने के बाद ये सेटल हुए, 19th सेंचुरी से पहले भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुपों ने फील किया कि नहीं, अब हम लोग भी रुक के, जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं कंट्री में, हम भी एक जगह पे रुक करके एक ही जगह पे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन लोगों ने भी ये चीज़ डेवलप की, ठीक है। फिर वो एक ही जगह पे रहते थे, और धीरे धीरे उन लोगों ने अपना वो एरिया अपने नाम करा लिया, वहाँ के लोकल राजा वगैरह से, है ना, वो लैंड वगैरह अपने नाम करा ली। और जो लैंड उन लोगों ने क्लियर की थी वो सारा उनको उनको हक भी दे दिया। लोकल जो राजा महाराजा पुराने जमाने के होते थे, वो लोग थोड़ा सा दयावान होते थे, वो लोग दे भी देते थे इन लोगों को, है ना, हिंदू राजा वगैरह जो थे। तो इनको राइट्स वगैरह लैंड पे आराम से मिल गया और ये लोग आराम से अपनी जिंदगी जीने लग गए, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, वो इन सेटल वो चाहते थे कि सब के सब ट्राइबल जो है वो सेटल हो जाए इनके तरह। क्यों? क्योंकि अगर सेटल्ड रहेंगे तो इनको कंट्रोल करना आसान रहेगा, है ना, इन पे दबाव डालना आसान रहेगा। प्लस ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी करेंगे, हमें टैक्स भी देंगे, भागेंगे कहाँ जब एक ही जगह सेटल्ड है। तो ब्रिटिशर्स बड़े फेवर में थे कि जो बाकी भी, है ना, जैसे गोंड संथल्स वगैरह, इन लोगों को भी सेटल किया जाए और सिविलाइज किया जाए। उनके हिसाब से वो सिविलाइज नहीं थे, ठीक है। अंग्रेज तो हर किसी को अनसिविलाइज बोलते थे, हम इंडियंस को अनसिविलाइज ही बोलते थे। बाद में पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ढूंढी गई तो पता चला कि हम तो भाई तुमसे 5000 साल पहले से ही सिविलाइज थे, बहुत हाई लेवल के सिविलाइज थे, ठीक है। चलो, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्टेड ट्राइबल लाइव्स, कैसे ट्राइबल लाइफ को अफेक्ट किया, अब ये पढ़ते हैं हम। अंग्रेजों ने कैसे ट्राइबल्स की लाइफ को अफेक्ट किया। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स, अब देखो क्या होता था कि हर ट्राइब का ना एक चीफ होते थे, है ना। जैसे गाँव वाँव में भी होते हैं ना, पंच होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, एक सरपंच भी होता है। तो उसी तरीके से इनके यहाँ भी होता था, इनके ग्रुप में, है ना, जो एक चीफ होता था, वो मैनेज करता था है ना, अपना एरिया को। उसका राइट था, इकोनॉमिक राइट्स थे उसके पास, है ना। इवन उसके पास अपनी पुलिस भी होती थी, लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसके लैंड के प्रति, फॉरेस्ट के प्रति, है ना। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जब रूल एंड रेगुलेशन चलाना चालू कर दिया, जबरदस्ती करने लग गए ट्राइबल लोगों के साथ, तो जो बेचारे ट्राइबल चीफ्स थे उन, अब वो क्या जवाब दे पाते अपने लोगों को, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उनकी पावर खत्म हो गई, है ना। तो और ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइबल चीफ्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने लगे कि तुम उनको ट्रिब्यूट भी पे करो, मतलब एक तरीके से टैक्स पे करो, साथ में अपने ट्राइबल ग्रुप्स को डिसिप्लिन करो, है ना। ये सब चीजें थोपने लग गए थे ब्रिटिशर्स ट्राइबल चीफ्स के ऊपर।
व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स? जैसा मैंने बताया कि अंग्रेज चाहते थे कि नहीं नहीं भाई, ये शिफ्टिंग विफ्टिंग का, कल्टीवेशन का तुम रोको और एक ही जगह पर रुको, ताकि उनको रेवेन्यू बेटर तरीके से आए, है ना। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वगैरह इंट्रोड्यूस करा दिया, है ना, और हर किसी को लैंड देना चालू कर दी, और लैंड को डिफाइन कर दिया कि इस लैंड से इतना टैक्स आएगा और वो तुमको देना ही होगा। लेकिन वो क्या करते थे, लैंड तो अलॉट कर दी, लेकिन कई जगह ऐसी थी कि ड्राई लैंड्स थी, वहां पे तो भाई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो सकता था, कल्टीवेशन ही नहीं हो पाता था, है? तो तुम कैसे कर सकते हो? तो भाई मुश्किल हो गया। ऊपर से उन्होंने क्या किया, कुछ को तो लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया, कुछ को टेनेंट्स घोषित कर दिया। टेनेंट को लैंड ओनर को देना पड़ता था टैक्स, और लैंड ओनर को ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था टैक्स। तो अब जब ऐसी ऐसी जमीनें थी, ड्राई लैंड कभी सूखा ही पड़ जाता था, है ना, तो नहीं दे सकते थे भाई टैक्स वो। तो ब्रिटिशर्स मानते नहीं थे, है ना, वो उनके खिलाफ और भी ज्यादा अत्याचार करते थे। तो इसकी वजह से भी बहुत रिवोल्ट आप देखने को मिला, बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुआ। ट्राइबल्स ने खूब रिवोल्ट किया इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फिर ठीक, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। आप देखो उस जमाने में फॉरेस्ट से आपको क्या चीजें मिलती थी? टिम्बर मिलता था मेजर, तो है ना, मेन चीज क्या थी वहां से? टिम्बर ही था। लकड़ी काट, लकड़ी आती थी। और टिम्बर किस चीज के लिए यूज होता था? अब देखो उस जमाने में, ब्रिटिशर्स के जमाने में, शुरू शुरू में आप देखो क्या होता था। जो फर्नीचर्स थे इंग्लैंड में, है ना, वो लकड़ियों के बनते थे। तो उसके लिए लकड़ी कहाँ से जाएगी? इंडिया से जाएगी। बिल्डिंग्स भी काफी बनती थी लकड़ी की, वो भी यहीं से आती थी। जो शिप्स होते थे पानी के, वो भी लकड़ी के बनते थे, उसके लिए भी टिम्बर चाहिए, है ना। प्लस रेलवेज भी चाहते थे, तो रेलवेज की जो स्लीपर होती है, स्लीपर मतलब आप देखो ना, दो ट्रैक, और ट्रैक के नीचे में आजकल व्हाइट व्हाइट कलर के सीमेंट की पट्टियां बिछी हुई होती है ना, तो उनको स्लीपर बोला जाता है, ठीक है। तो वो स्लीपर्स जो थे, वो भी पहले जमाने में लकड़ी के होते थे। कभी कभी देखना कहीं कहीं पे होगी आज भी कोई लाइन की ना, लकड़ी की स्लीपर्स पड़ी हुई। तो बहुत ज्यादा लकड़ी की जरूरत थी, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कई सारे फॉरेस्ट को तो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया, ठीक है। और उन रिजर्व फॉरेस्ट में ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। यहाँ तक था कि अगर कोई उसमें घुसा तो गोली मार देते थे ब्रिटिशर्स, बिना पूछे हुए, बिना कोई वार्निंग की। जेल वेल तो थी कि जेल वेल तो 100% होगी, लेकिन कई बार वो गोली भी मार देते थे, ठीक है। तो अब जो हाँ ट्राइबल्स रोज जाते हो, है ना, और वहां से उनको पता है हमें वहां नदी तक जाना है, ये हमारा रास्ता था, है ना, उस जगह पे हमें खाना मिलता है, हम वहां जाएंगे। वहां कुछ जो बेचारे हंटर्स थे, उनको पता था कि हाँ हमें यहाँ पे वो जानवर आता है, हमें वहां जाकर उसको मारना है। इन्होंने सब बंद करके रख दिया। तो ये तो डायरेक्ट आप उसका क्या होगा, लड़ाई होगी, है ना। तो इसके बदले में इन लोगों ने उनको क्या बोला कि तुम एक काम करो, हम तुमको ना फॉरेस्ट के पास में ही विलेज देते हैं, और तुमको थोड़ा बहुत राइट भी देते हैं कि तुम जंगल में जाया करो रिजर्व फॉरेस्ट के पास। लेकिन उसके बदले में तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन तो करोगे ही करोगे, साथ में क्या करोगे, लेबर भी दोगे। क्यों? देखो दोनों तरीके से फायदा उठा रहे हैं। इंडिया की लकड़ी भी फ्री में मिल रही है इनको, है, क्योंकि कोई उनको पूछने वाला नहीं, भाई यही सत्ता में है तो फ्री की लकड़ी मिल रही है। प्लस अब लेबर के लिए पैसा देना पड़ता था इनको, अब इनको लेबर भी फ्री में मिल गई, ठीक है। क्यों? कि हम तुमको राइट दे रहे हैं अंदर आने जाने का, तो उसके बदले में फ्री में हमारा काम करो। तो ये हाल था, ठीक है। या तो फ्री में या तो एकदम कम लेबर देते थे इनको, एकदम चीप लेबर, ठीक है। तो आप सोचो रिवोल्ट होगा नहीं क्या? 100% रिवोल्ट होगा, हुआ भी। रिवोल्ट ऑफ संग्राम संगमा 1906 में आसाम में हुआ। फिर फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ 1930s में सेंट्रल प्रोविंसेस में, मतलब जो मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया, उस एरिया में, ठीक है। प्रॉब्लम विद ट्रेड, ट्रेड से क्या प्रॉब्लम चल रही थी देखते हैं। अब देखो ट्राइबल्स जब बाहर निकलने लग गए, है ना। हाँ मैंने आपको बताया था ना कि सिल्क की, अब देखो उस जमाने में क्या था कि सिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, है ना, और खास करके इंडियन सिल्क की बहुत डिमांड थी, क्योंकि इंडियन सिल्क बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता था, बहुत वैल्यूड था, ठीक। अब उसके लिए क्या चाहिए होता था, कुकून्स चाहिए होते थे। अब कुकून्स कौन पालते थे? ट्राइबल्स पालते थे।
तो ट्रेडर्स क्या करते थे, इनसे 3-4 रुपए में खरीदते थे, 3-4 रुपए में 1,000 कोकून खरीद लेते थे। हालांकि 3-4 रुपए उस जमाने में कम नहीं था, लेकिन 1,000 रुपए के लिए, 1,000 कोकून के लिए भी नहीं था, है ना। 3-4 रुपए में हो सकता है 200-300 कोकून या बहुत थे, लेकिन ये सीधा 1,000 कोकून लेते थे। ट्राइबल्स भी उतना अपनी सिंपल लाइफ जीते थे, तो उनको भी लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दे देते हैं। अब ये क्या करते थे, झारखंड के बात बता रहा हूँ मैं, और संथल से खरीदते थे ये लोग, है ना। तो ये हजारी झारखंड के हजारीबाग एरिया की बात बता रहे हैं, ठीक है, वहाँ संथल लोग रहते हैं, वहां से ट्रेडर्स खरीदते थे हजारीबाग से, और वो या तो बर्दवान भेज दिया जाता था या तो गया लाया जाता था, और यहाँ पे बेचा जाता था 5 गुना प्राइस में, ठीक है। तो ये जो मिडिल मैन था ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, ठीक। और सिल्क, फिर उसके बाद सिल्क को ग्रो करके अंग्रेज ले जाते थे, ना तो सिल्क ग्रो कमा रहा था, और ना ही जो प्राइमरी प्रोड्यूसर थे बेचारे, जो गरीब ट्राइबल्स, सबसे ज्यादा कमा रहे थे कौन, मिडिल मैन ही, है ना। तो इस चलते इनके खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश गुस्से का फैल गया, किन में, आपके ट्राइबल्स के बीच, ठीक। सर्च फॉर वर्क, अब जो बेचारे, इनको रेस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा थोप दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा ट्रैवल्स पे, तो ट्रैवल्स क्या करने लगे, बाहर निकलने लगे काम को ढूंढने के लिए। मैंने बताया ना, ट्रैवल्स पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी उनकी फॉरेस्ट मूवमेंट पे, तो ये लोग बाहर निकल के काम ढूंढने लगे, छोटा छोटा काम करना चालू कर दिया लोगों ने हर जगह, कहीं फार्मिंग का काम, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ मिल रहा हो तो वो, है ना, किसी के यहाँ नौकर लग गए, इस तरीके से अलग अलग काम करने लग गए लोग। लेकिन मेजर जो काम था वो कहाँ था, टी प्लांटेशन का काम बहुत ज्यादा चालू हो गया था, अंग्रेजों ने चालू कर दिया टी प्लांटेशन का काम, है ना, वहां भेजे जाने लग गए। साथ में माइनिंग का काम, है ना, कोल माइनिंग का, ये देखो फोटो भी दे रखी है ना, कोल माइनिंग में इनको भेज देते थे, क्योंकि कोल माइनिंग उस जमाने में बहुत ज्यादा डेंजरस काम था, ठीक है। झारखंड के एरियाज में भेज दिया था, इनको कोई सेफ्टी भी नहीं। आज भी कोल माइंस में एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार, है ना, तो उस जमाने में तो कितने लोग मारे गए होंगे जिसका कोई रिकॉर्ड तक नहीं होगा। और ऊपर से इनको बहुत कम वेजेस दी जाती थी, वापस घर भी नहीं जाने दिया जाता था जल्दी, तो बहुत मिजरेबल लाइफ थी इनकी बेचारों की उस जमाने में, ठीक। क्लोजर लुक, तो इन सब के बीच में होगा क्या, जब इतना दबाया जाएगा किसी को, तो ऑब्वियस ही बात है, लोग इकट्ठा होंगे और उसके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। तो बहुत सारे रिवोल्ट हुए। कोल्स से रिवोल्ट किया 1831-32 में, कोल्स भी एक टाइप की ट्राइबल ग्रुप थी, है ना। संथल्स ने रिवोल्ट किया 1855 में, बस्तर रिबेलियन हुआ सेंट्रल इंडिया में 1910 में, वारली रिवोल्ट हुआ महाराष्ट्र में 1940 में। ये आप याद रखना है ना, रिवोल्ट्स कब कब का हुए। ऐसा ही रिवोल्ट बिरसा मुंडा ने भी किया, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा का तो रिवोल्ट के बारे में एक डिटेल थोड़ा सा, बस अब खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा आप और बियर कर ले 5 मिनट, अभी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था, मिड 1870s में हुआ था, है ना। उनके फादर बहुत गरीब थे, और वो कहाँ, कौन से फॉरेस्ट में थे, फॉरेस्ट ऑफ बोहोंदा में, ठीक है। वो बचपन से क्या करते थे, शिप्स को ग्रेजिंग करवाते थे, है ना, अपना बचपन मस्त गाते और फ्लूट बजाते हुए बिता रहे थे। अब उनके पापा इतने गरीब थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह काम मांगने कहीं ना कहीं जाते रहते थे, कुछ ना कुछ काम करना छोटा मोटा जाते रहते थे इधर उधर। तो जैसे जैसे बिरसा मुंडा बड़े हो रहे थे ना, तो वो बहुत सारी पुरानी कहानियां सुनते आए थे, जैसे हम भी बचपन में सुनते आते हैं ना कहानियां कि अंग्रेज ऐसे थे या मुगल ऐसे थे, हम बचपन से सुनते आए अपने दादा दादी वगैरह से, अपने पापा मम्मी से। तो वैसे ही मुंडा ने भी कहानियां सुनते आए, उस जमाने में तो कुछ था नहीं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो बुजुर्ग ही थे। तो जो लीडर्स थे कम्युनिटी के, सरदार लोग जो थे, वो लोगों से अपना अर्ज करते रहते थे कि रिवोल्ट करो, इतनी बुरी स्थिति में तुम्हारा जीवन है, तुम इनके खिलाफ रिवोल्ट क्यों नहीं करते हो, दिकूस के खिलाफ, देखो मतलब आउटसाइडर्स के खिलाफ। वो बोलते थे कि देखो एक जमाना था, हमारा गोल्डन एज था, जब ने मुंडास फ्री हुआ करते थे, इन दिकूस का कोई ऑपरेशन, हमारे हमारे खिलाफ कोई भी हम पे अत्याचार नहीं था। वो उस डेज की बात करते थे, है ना। वो कहते थे कि ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा राइट है, इस पे पूरा राइट है, तुम इसको रिस्टोर करो, आवाज उठाओ अपनी, ठीक है, एक हो। अब वो बताते थे अपने लोगों को कि तुम लोग डिसेंडेड हो
ओरिजिनल सेटलर्स के, इस रीजन में तुम ही लोग सेटल हुए हो, ठीक है, तुम्हारे फोर फादर्स इस एरिया में आकर के सेटल हुए थे, पहले कोई नहीं आता था, ये जंगल था, तो तुम अपने लैंड के लिए लड़ाई करो, ठीक है, अपने किंगडम को वापस लो, जीतो, हार मत मारो इनसे। उसके बाद बिरसा मुंडा जी जो लोकल मिशनरी स्कूल था उसमें भी पढ़ने गए, है ना, वहाँ पे वो मिशनरीज के सरमन्स को भी सुनते थे। वहाँ पे उन्होंने सीखा कि ये पॉसिबल था कि मुंडाज लोग भी किंगडम ऑफ हेवन को अटेन कर सकते हैं, रीगन कर सकते हैं अपने लॉस्ट राइट्स को, हाँ? और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर वो अच्छे क्रिश्चियंस बने और बैड प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दे तो उनको अपने राइट्स सारे मिल सकते हैं, ठीक। इसके बाद बिरसा मुंडा जी थोड़े बड़े हुए तो वो वैष्णव टीचर्स के साथ रहने लग गए, है ना, वहाँ से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, है ना, उन्होंने सीखा कि आपको किस तरीके से प्योरिटी और पाइटी पे ध्यान रखना है ना, शुद्ध कैसे रहना है। तो इन सबसे बिरसा मुंडा जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, है ना, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ का गोल बना लिया कि मैं अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म ला के रहूंगा, है ना, तो वो लोगों से अर्ज करने लग गए कि आप जो है शराब पीना बंद कर दो, गांव को साफ सुथरा रखा करो, ठीक है, और ये जो जादू टोना और सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, जो जादू टोना वगैरह है इनमें बिलीव करना बंद कर दो। लगातार वो अर्ज करते रहे लोगों से, यहाँ तक कि बिरसा मुंडा जी मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के भी अगेंस्ट हो गए, ठीक, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो आउटसाइडर्स हैं इन्होंने ही हमारी लाइफ बर्बाद की है, वरना पहले मुंडाज ऐसे थे नहीं, ठीक। 1895 में बिरसा मुंडा फॉलोअर्स से अपने गोल्डन पास को रीगेन करने की बातें करने लग गए। उन्होंने बोला कि नहीं, हम बिल्कुल अपना जो गोल्डन पास था उसको गेन करके रहेंगे, जब हम अपना खुद का एम्बार्कमेंट बनाते थे, है ना, एम्बार्कमेंट मतलब बहुत बहुत टाइप के एम्बार्कमेंट होते हैं, नदी किनारे भी एम्बार्कमेंट बनाया जाता है, आपका तालाब के किनारे भी एम्बार्कमेंट बनाते हैं हम, है ना, फिर वो कहते हैं कि हम नेचुरल स्प्रिंग्स को यूज करते थे, ट्रीज प्लांट करते थे, है ना, कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, हम आपस में एक दूसरे को मारते नहीं थे, ऑनेस्टली रहते थे। तो उन्होंने अर्ज किया अपनी सोसाइटी से कि एक बार फिर से हम सब एक हों और बुरी आदतों को छोड़ें और अपने आप को रिवाइव करें। अब ये सब देख करके ना ब्रिटिश ऑफिसर्स बड़ा चौंक गए और उनको दिख गया कि हाँ भाई, जो बिरसा मुंडा कर रहा है इससे आज नहीं तो कल भयानक रिवोल्ट हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कर लिया, 1895 में उनको अरेस्ट कर लिया और 2 साल के लिए सजा कर दी, ठीक, 2 साल की उनको जेल हो जाती है। फिर 1897 में जब वो बाहर आते हैं तो वो अपना कंटिन्यू रखते हैं, है ना, वो कुछ एक ट्रेडिशनल सिंबल्स को यूज करते हैं और लोकल लैंग्वेज को यूज करते हैं, लोगों को अर्ज करते हैं कि तुम जागो और ये जो रावण है, डीकूज और यूरोपियंस, है ना, इनको भगाओ यहाँ से और अपनी किंगडम को वापस पाओ। और लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं, बहुत बहुत लोग, है ना। अब ये लोग अटैक करते हैं, फिर पुलिस स्टेशन में, चर्चेस पे, है ना, मनी लेंडर्स की प्रॉपर्टी लूट ली जाती है, जमींदारों की प्रॉपर्टी लूट ली जाती है, और इनको इनका जो झंडा था वो कैसा था, व्हाइट कलर का था, ठीक। फिर 1900 में 3 साल बाद ही बिरसा जी की डेथ हो जाती है कॉलरा से, और मूवमेंट धीरे धीरे कहीं ना कहीं फेड आउट हो जाता है, ठीक। लेकिन इससे हम क्या मिलती है चीजें सीखने को, 2 चीजें होती है ना, कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ना उस जमाने की, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको कहीं ना कहीं ऐसे लॉ लाने पड़े कि जो ट्राइबल्स की लैंड थी उनको आराम से डीकूज नहीं ले सकते हैं। पहले क्या करते थे, उन्होंने आया, ऑर्डर चलाया, मारपीट के भगा दिया इनको, है ना, क्योंकि इनके पास गन्स वगैरह थी, बेचारों के पास गन्स नहीं थी, ताकत तो थी, लाठियां भी चला सकते थे, बट गन गन तो गन ही होती है ना, तो और ऊपर से ऑर्गेनाइज्ड फोर्स जाती थी पुलिस वगैरह, है ना, तो सामना नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आया, उन्होंने फिर लॉ बनाया कि नहीं नहीं, आप इसको किसी को भी ट्रैवल को ऐसे ही उसकी लैंड से बाहर निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा बताता है
कि हाँ देखो किस तरीके से ट्राइबल लोगों ने एक होकर के इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना गुस्सा निकाला, और कॉलोनियल पावर इतनी माइट होते हुए भी, इतना पैसा, इतना टेक्नोलॉजी होते हुए भी उसको झुकना पड़ा, है ना। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है। थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए आवाज़ हो सकता है साउंड बेटर ना कर रही हो, बट एनीवेज कोई डाउट हो तो प्लीज़ लिखना, कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को दूर करने की। ठीक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।